Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar. I am going to explain my research paper. The title of the research paper is The Position of Ganikas in Ancient Indian Society. Ganika. Ganika means नगर बधू मीन्स जिसको वेश्या भी लोग कहते हैं. वेश्या या नगर बधू या नर्तकी जो कहिए, तो गणिका का यही मतलब होता है. तो वेश्यावृत्ति की प्रथा प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है और भारत में भी वेश्यावृत्ति की प्रथा काफी प्रचलित थी. यह अलग बात है कि इन नर्तकियों को, वेश्याओं को गणिका इत्यादि नामों से भी जाना जाता था, लेकिन समाज में इनका अत्यंत उल्लेखनीय स्थान था, उत्कृष्ट स्थान था. उसी का जिक्र इस रिसर्च पेपर के माध्यम से अभी मैं करने जा रहा हूं. यह रिसर्च पेपर बिल्कुल फंडामेंटल है. मेरे द्वारा विभिन्न प्रकार के प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की सहायता से तैयार किया गया है और इस तरह से इस रिसर्च पेपर के जो तथ्य हैं वो बिल्कुल फंडामेंटल है. यह टॉपिक ऑनर्स, एमए, डॉक्टरेट करने वाले, बीएड, सीटेट, एस्टेट इत्यादि के स्टूडेंट के साथ ही साथ यूपीएससी, बीपीएससी या अदर प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी उपयोगी है. साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए भी यह काफी उपयोगी मेरा ये वीडियो होगा. अतः आप सबों से निवेदन है कि इस एजुकेशनल चैनल को अर्थात रिलायबल एनालिसिस को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें और इसका एनालिसिस अगर पसंद होता है तो इसको लाइक और शेयर करें. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक, द पोजिशन ऑफ गणिकाज इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी. आम्रपाली was the Ganika or the state courtesan of the लिच्छवी रिपब्लिक इन वैशाली. तो वैशाली में लिच्छवी रिपब्लिक का एग्जिस्टेंस था. प्राचीन काल में वैशाली का लिच्छवी रिपब्लिक सारे संसार में अत्यंत मशहूर था अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी स्वतंत्र सत्ता के लिए. और उस वैशाली रिपब्लिक की एक सबसे खूबसूरत चीज थी और वो थी एक गणिका जिसका नाम है आम्रपाली. दिस प्रोमोटेड द राइवल किंग ऑफ मगध टू इंट्रोड्यूस अ गणिका एट देयर कैपिटल ऑफ राजगृह. तो इस तरह से आप देखते हैं कि आम्रपाली की ख्याति, आम्रपाली की प्रतिष्ठा वैशाली में इतनी अधिक थी कि आम्रपाली के कारण वैशाली के रिपब्लिक को भी लोग जानने लगे थे. वैशाली के रिपब्लिक की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी और इसका परिणाम हुआ कि पड़ोस में राजगृह, मगध की राजधानी राजगृह में भी गणिका को रखने की प्रथा प्रारंभ की गई. So this promoted the rival king of Magad to introduce a Ganika at their capital of Rajgir. The panel of judges selected Saravati, who charged 100 khapanas. So
हर फीस वाज सलावती वाज अगनिका, और उसका फी कितना था? तो 100 खापनास, ये एक प्रकार का करेंसी हुआ। तो ब्यूटी वॉज इन कास्ट एंड एवरी गर्ल वॉज फ्री टू गो इन फॉर अ ट्रायल। मुख्य रूप से सुंदरता इसमें मापदंड था, और इस पोस्ट के लिए, नगर वधु के पद के लिए, कोई भी सुंदरी फाइट कर सकती थी, और उसका मापदंड था सुंदरता। देयर वर टाइटल्स लाइक जनपदा कल्याणी और नगर शोभिनी, which sounds not very different from the titles awarded today. तो गणिकाओं को नगर वधु भी कहा जाता था, और साथ ही साथ गणिकाओं को जनपद कल्याणी कहा जाता था। जनपद कल्याणी यानी पूरे जनपद का कल्याण करने वाली नगर वधु होती थी, क्योंकि नगर वधु यानी गणिका यानी नृत्यांगना जो होती थी, वो सबों का मनोरंजन करती थी, सबों का कल्याण करती थी। साथ ही साथ उन्हें नगर शोभिनी यानी नगर की शोभा बढ़ाने वाली, नगर की सुंदरता यानी नगर का सबसे खूबसूरत फूल समझा जाता था। So it sounds not very different from the titles awarded today. कौटिल्य और चाणक्य, the author of अर्थशास्त्र, very much supported the move of exploiting the pretty woman for increasing the revenue. कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र नामक बुक की रचना की है, और उसमें उसने इस बात का समर्थन किया है कि सुंदरियों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसकी सहायता से अधिक स्टेट रेवेन्यू में इंक्रीज हो सके। स्टेट रेवेन्यू यानी राजस्व, अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति के लिए सुंदरियों के उपयोग को कौटिल्य ने सही बतलाया है। तो इस प्रकार से सुंदरियों का उपयोग राजकाज के कार्यों में प्राचीन काल से ही होता था, और सुंदरियों के उपयोग का सबसे बर्निंग एग्जाम्पल था गणिका, और उसमें भी आम्रपाली, वैशाली की गणिका पूरे संसार भर में अपनी खूबसूरती, अपनी मधुर वाणी, मधुर चाल इत्यादि के लिए मशहूर थी। This was in addition to his logic of women being employed for espionage purposes. कौटिल्य ने विमेन को एस्पियोनेज यानी जासूसी के लिए भी उपयोग किए जाने का समर्थन किया था। तो इस तरह से कौटिल्य ने नारियों का राजकाज के कार्यों में उपयोग का समर्थक था। कौटिल्य उनका मनोरंजन के लिए गणिका के रूप में तो इस्तेमाल होता ही था, अतिरिक्त राजस्व यानी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी महिलाओं का उपयोग करने का समर्थक था कौटिल्य, और साथ ही साथ जासूसी के कार्यों में महिलाएं काफी सहायक हो सकती थी। विशाल द सन ऑफ सूर्यवंशा formed the वैशाली स्टेट। वैशाली स्टेट का संस्थापक था विशाल नामक एक व्यक्ति जो सूर्यवंश का था। तो ड्यूरिंग 6th century BC वैशाली became a republic state। तो 6th century BC में ही वैशाली एक रिपब्लिक स्टेट बन चुका था। रिपब्लिक स्टेट का मतलब हुआ कि एक ऐसा स्टेट जहां हेड ऑफ द स्टेट जनता के द्वारा इलेक्टेड हो। तो 6th century BC में एक रिपब्लिक स्टेट के रूप में वैशाली की ख्याति होना एक बहुत आश्चर्यजनक घटना थी। द पाली टेक्स्ट रेफर टू वैशाली एज द लैंड ऑफ आम्रपाली। वैशाली जिस प्रकार से रिपब्लिक के लिए
एक रिपब्लिक स्टेट के रूप में वैशाली को इतिहास में जाना जाता है। और साथ ही साथ अगर वैशाली का नाम स्वर्णाक्षरों में इतिहास में वर्णित है तो न सिर्फ एक रिपब्लिक स्टेट के रूप में है, बल्कि वहां की नगर वधु यानी वहां की गणिका आम्रपाली के लिए भी है। जब जब आम्रपाली की चर्चा होगी तब तक वैशाली की चर्चा होगी, या जब जब वैशाली की चर्चा होगी तब तक आम्रपाली की भी चर्चा होगी। She was graceful, beautiful, pleasant, gifted with the highest beauty of complexion, well versed in singing, dancing and flute playing. तो आम्रपाली देखने में अत्यंत खूबसूरत थी, अत्यंत आकर्षक थी, मनमोहक थी, नैना विराम थी। यानी जो आम्रपाली को देख लेते थे उनकी आंखें आम्रपाली के चेहरे पर ही ठहर जाती थी, और वह गॉड गिफ्टेड थी सुंदरता के मामले में। साथ ही साथ हाईएस्ट ब्यूटी के साथ ही साथ उसका रंग और रूप अत्यंत आकर्षक और मनमोहक था। उसकी वाणी अत्यंत मधुर थी और अत्यंत मधुर संगीत वो गाने में एक्सपर्ट थी। साथ ही साथ उसका नृत्य भी अत्यंत आकर्षक और मनमोहक था। आम्रपाली जब बांसुरी बजाती थी तो लोग शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे, अपने आप को खो देते थे लोग। तो इतनी बड़ी बांसुरी वादक थी आम्रपाली। It is said that Amrapali was the daughter of unknown parents and found at Vaisali in the king's garden at the foot of a mango tree. तो ये किंवदंती है कि वैशाली में जो है आम्रपाली वो एक अननोन पेरेंट्स की संतान थी। अननोन पेरेंट्स यानी किसी की अवैध संतान थी जिसने उसे छोड़ दिया था एक गार्डन में, एक बागीचे में। तो डॉटर ऑफ अननोन पेरेंट्स एंड फाउंड एट वैशाली इन द किंग्स गार्डन, राजा के बगीचे में जो है उसको किसी ने त्याग करके कोई चला गया, क्योंकि वो एक अवैध संतान थी। एक अनमैरिड गर्ल से वैशाली की उत्पत्ति हुई थी, ये आम्रपाली की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए अपने लोकलाज के चलते वो लड़की आम्रपाली को पैदा करके एक पेड़ के नीचे उसको छोड़ दी, एक आम के पेड़ के नीचे, राजा के गार्डन में, किंग्स गार्डन एट द फुट ऑफ अ मैंगो ट्री। एक आम के पेड़ की जड़ के पास आम्रपाली को जन्म दे करके उसको वहीं छोड़ दिया गया किसी लड़की के द्वारा, क्योंकि वो लड़की अनमैरिड थी और आम्रपाली उसके गर्भ में जो है पल रहा एक अवैध संतान थी। और उसको माली ने पाया, द गार्डनर फाउंड हर एंड ब्रॉट टू हर टू द सिटी। तो माली उसको आम के पेड़ की जड़ के पास पाया और उसको उठा करके शहर में ले आया। शी वाज नोन एज द मैंगो गार्जियंस गर्ल। तब से आम्रपाली को जो है आम के गार्जियन की लड़की के रूप में जाने लगा, और इसीलिए उसका नाम पड़ा आम्रपाली। आम्र मतलब आम, तो आम के गार्जियन की पाली हुई। एंड सच वाज हर ब्यूटी, ग्रेस एंड चार्म दैट मेनी यंग प्रिंसेस स्ट्रोव विथ ईच अदर टू पॉजेस हर। तो आम्रपाली एक अवैध माता पिता की संतान थी, एक गार्डनर के द्वारा पाली पोसी हुई लड़की थी, लेकिन अपनी खूबसूरती के चलते उसने कई प्रिंसेस में आपस में टकराव कर दिया था। उस आम्रपाली को प्राप्त करने के लिए कई प्रिंसेस जो है आपस में मनमुटाव कर लेते थे, टकराव कर लेते थे। यानी प्रिंसेस के बीच आम्रपाली को प्राप्त करने की होड़ थी। फाइनली शी वाज अपॉइंटेड एज गणिका और कॉर्टेजन
in the town of Vaishali. तो आम्रपाली को प्राप्त करने, आम्रपाली के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने के लिए होड़ था राजाओं और राजकुमारों के बीच, लेकिन अंतोगत्वा क्या हुआ, वो किसी की नहीं हुई, वो पूरे नगर बधू कहलाई। उसको गणिका के रूप में अपॉइंट किया गया और कॉर्टिसन इन द टाउन ऑफ वैशाली। Even Bimbisara, the hostile Magadhan king, was drawn to Vaishali by the charm of Amrapali. आम्रपाली की खूबसूरती इतनी अधिक थी कि वैशाली का जो रिपब्लिक था उसके एक प्रतिद्वंदी, एक दुश्मन थे मगध के राजा बिंबिसार। लेकिन वैशाली रिपब्लिक के तो वो दुश्मन थे, लेकिन जब आम्रपाली की बात होती थी तो आम्रपाली की सुंदरता और उसकी खूबसूरती को सुन करके जो वैशाली रिपब्लिक के दुश्मन थे बिंबिसार, वो भी अपना शुद्ध बुद्ध भूल गए और वो खींचे चले आए वैशाली, आम्रपाली का सिर्फ एक दर्शन करने के लिए। तो who bore him a son named Abhaya. Ambapali's raving beauty promoted Bimbisara to appoint a parallel courtesan for his capital city, Rajgriha. Buddha and his followers were not averse to courtesans. On his last visit to Vaishali, the first invitation came to him from Ambapali, much to the chagrin of Lichvich, who asked her to give up the privilege of serving food to Buddha. तो इस तरह से आम्रपाली की खूबसूरती थी, जिसके कारण से कि बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह में भी अब नगर बधू की परंपरा का प्रारंभ किया। The proud courtesan did not relent, and soon Buddha and his retinue arrived at Ambapali's residence to take their meat. When Buddha had finished his meals, she dedicated her mango grove to the Bhikkhu Sangha. The way in which Ambapali went to receive Buddha with her retinue and vehicles shows that her paraphernalia was almost royal. Ambapali soon accepted the Buddhist faith and remained famous as one of the most loyal and generous supporters of the Buddhist order. तो इस तरह से आम्रपाली की तरह राजगृह जो मगध की राजधानी थी, वहां भी इस प्रकार के परंपरा की शुरुआत हो गई। और महात्मा बुद्ध ने भी नगर बधू यानी गणिका की प्रथा का विरोध नहीं किया, उन्होंने भी इसका समर्थन किया और जो है नगर बधुओं को भी उन्होंने बौद्ध धर्म से शिक्षित करना प्रारंभ किया और जिसकी सहायता से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य किया। We have to discuss materials and methods of this research paper. This research paper is mainly based on the use of available literature in the form of books, journals, reports, and fieldwork. The method used in this study is both empirical and analytical. The materials used have at times been drawn from the website, and extreme care has been taken to be objective in approach. We have to discuss results and discussions.
In the age of Vatsyayan, the Ganika or the educated and accomplished woman about the town occupied a peculiar position. In the age of Vatsyayan, Ganika was considered very prestigious and educated. An educated girl used to be a Ganika. An accomplished woman, accomplished means a perfect woman, about the town occupied a peculiar position. Though belonging to the class of public women, still she appears to have been treated with a special consideration. Ganika was treated a special or with a special consideration. Ganikas were being treated, but it was not every courtesan that received this application. तो ऐसी बात नहीं कि सभी गणिकाओं को इतना ही आदरणीय स्थान प्राप्त था। जिस प्रकार का आदरणीय स्थान आम्रपाली को प्राप्त हुआ था, ऐसा ही आदरणीय स्थान सबों को समाज में था। सभी गणिकाओं को ऐसी ही बात नहीं है। It was only when a woman of this class was marked out by high intellectual attainments and a striking preeminence in the arts that she won the coveted title of Ganika. अर्थात गणिकाओं की प्रतिष्ठा उनकी शिक्षा के ऊपर, उनके गुणों के ऊपर, उनके क्वालिटी के ऊपर और जिस प्रकार की कला से वो सुसज्जित होती थी, अर्थात संगीत कला, नृत्य कला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने की कला इत्यादि के आधार पर, इन सभी मापदंडों के आधार पर एक गणिका का पोजीशन समाज में निर्धारित होता था। आम्रपाली का इतना महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि वो इन सभी गुणों में वो संपन्न थी। She must have her mind cultivated and trained by a thorough education. And Vatsyayan lays down that it is only when a courtesan is versed in both the series of 64 arts or kolas enumerated by him and is endowed with an amiable disposition, personal charms, and other winning qualities, that she acquires the designation of a Ganika and receives a seat of honor in the assemblies of men. तो इस तरह से वात्सायन ने एक गणिका के सभी गुण, सर्वगुण संपन्न होने की बात कही है। इतनी सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए एक गणिका को, साथ ही साथ उसको एमिएबल यानी फ्रेंडली होना चाहिए, अत्यंत मिलनसार होना चाहिए और आकर्षण, उसके रूप और गुण और उसकी वाणी में आकर्षण होना चाहिए, जिससे कि वो पुरुषों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके। She is always honored by the king and is highly lauded by men qualified to appreciate merit. Her favors and company are sought for. तो इस तरह से एक गणिका के लिए वात्सायन ने कहा है कि राजा के नजर में भी उसको काफी प्रतिष्ठित होने की आवश्यकता थी और साथ ही साथ जो पढ़े लिखे लोग थे, हाईली क्वालिफाइड पुरुष थे, वे भी एक गणिका की काफी प्रशंसा करते थे और गणिका के मेरिट्स की, उसके गुणों की, और साथ ही साथ गणिका की कृपा प्राप्त करने, उसका सानिध्य प्राप्त करने, उससे जान पहचान बढ़ाने, उसकी निकटता के लिए सभी पुरुष ललायित और आतुर हों। ये सभी गुणों से संपन्न होने चाहिए एक गणिका को। She becomes in fact the observed of all observers, a model and pattern for all. तो इस प्रकार से सुंदरता में, आकर्षण में एक गणिका जो है सभी सुंदरियों, सभी लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल होती थी।
In the Lalit Vistara, King Suddhodhan desires for the young Siddhartha a bride who was as much learned in the Shastras and as accomplished in the arts as a Ganika. तो ललित विस्तार नामक बुक से यह पता चलता है कि किंग सुद्धोधन चाहते थे कि एक ऐसी जो फॉर द यंग सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के लिए एक ऐसी बहू चाहते थे, एक ऐसी दुल्हन चाहते थे जो काफी पढ़ी लिखी हुई हो, मच लर्निड इन द शास्त्र, जो धर्म शास्त्रों की ज्ञाता हो, और साथ ही साथ एज एकम्प्लिस्ड इन द आर्ट्स एज अ गणिका, और एक गणिका के रूप में भी वो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए, यानी गाने की कला में, नाचने की कला में, बोलने की कला में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने की कला में बिल्कुल एक्सपर्ट होने चाहिए। ये शुद्धोधन चाहते थे अपने बेटे सिद्धार्थ, जो बाद में चल करके गौतम बुद्ध बने, उनके लिए, उनके वाइफ के लिए इस प्रकार की क्वालिटी चाहते थे। भरताज नाट्य शास्त्र which is a work of the same period speaks equally if not more enthusiastically about the excellences of the Ganika. Bharata describes her as one who knows the practical application of various arts, who possesses a deep knowledge of many of the sciences or shastras, who is skilled in the 64 kalas and in dancing to the accompaniment of music, whose conduct is marked by respect towards superiors, by graceful and engaging manners, by charming gestures and sweet blandishments, who possessed a strength and firmness of mind and at the same time majesty and a sweetness of temper, who is free from the characteristic defects of women. तो इस प्रकार से एक गणिका को 64 आर्ट्स में, 64 कलाओं में निपुण होने की आवश्यकता समझी जाती थी, एंड इन डांसिंग, और उसको डांस में, नृत्य कला में अत्यंत निपुण होना चाहिए, म्यूजिक में निपुण होने चाहिए, और साथ ही साथ अपने से सुपीरियर का सम्मान करने, आदर करने, ग्रेसफुल होने, और साथ ही साथ गुड मैनर्ड होने, यानी अच्छा आचरण होना जरूरी है एक गणिका के लिए। और एक गणिका के लिए चार्मिंग जेस्चर्स, उसका हाव भाव भी अत्यंत आकर्षक और मोहित होना चाहिए, उसका हाव भाव, उसका बातचीत करने का ढंग अत्यंत स्वीट होना चाहिए, साथ ही साथ मेंटल टफनेस उसमें होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं उसको सिंपल होना चाहिए कि जो चाहे सो चटनी जैसा चाट जाए, उसको मेंटली टफ होने की आवश्यकता समझी जाती थी। एट द सेम टाइम मैजेस्टी एंड स्वीटनेस ऑफ टेम्पर, और स्वभाव बिल्कुल मधुर होना चाहिए, और साथ ही साथ अन्य औरतों की, सामान्य औरतों की जो कमियां होती है, उन कमियों से एक गणिका को बिल्कुल अलग होने की आवश्यकता समझी जाती थी। यानी एक सामान्य औरत में जिस प्रकार की दुर्बलताएं पाई जाती है, वह दुर्बलता नहीं होनी चाहिए। Who speaks gracefully and clearly, who is clever in work and does not get tired, a woman possessed of all these rare qualities, accomplishments would be called a ganika. तो ये जो जिसका मेंटल टफनेस हो, सर्वगुण संपन्न हो, 64 प्रकार की कलाओं में निपुण हो, नृत्य में, संगीत में, बोलने में, जिसका चेहरा अत्यंत आकर्षक हो, पुरुषों के बीच आदर से बैठने में जो सक्षम हो,
लेकिन मेंटली टफ हो, ऐसा भी नहीं स्वीट हो कि उसको चटनी के जैसा सब चाट जाए। तो इतना सब गुण रहने के बाद एक गणिका कोई बन पाती थी। That she was regarded by Bharata as a woman of great education. तो हाईली एजुकेटेड वुमन ही गणिका होती थी। And culture appears from the fact that Ganika, when introduced as a character in a drama, is according to him to speak Sanskrit. The uses to which the Ganika puts her money are in characterized by a desire for public good, and her charity shows the novel tendencies of her cultured mind. तो मीन्स एक गणिका में जन कल्याण की भावना होनी चाहिए और उसका नेचर अत्यंत नॉवल होना चाहिए और माइंड बिल्कुल कल्चर्ड होना चाहिए। द गणिकाज ऑफ हाईएस्ट क्लास सेज वात्स्यायन कंसिडर इट एज द हाईएस्ट गेन टू देमसेल्व्स when they receive sufficient money to spend on the building of temples. तो गणिकाओं के पास अत्यंत ये काफी तादाद में लोगों के गिफ्ट इत्यादि आते थे। राजा महाराजा गिफ्ट वगैरह देते थे। उस अपार धन जो गणिका को होता था, उस धन का प्रयोग एक गणिका को करना चाहिए जन कल्याण के लिए, जैसे टेम्पल्स को बनाने के लिए, एक्सकावेशन ऑफ टैंक्स तालाब खुदवाने के लिए, प्लांटिंग ऑफ गार्डन्स बागीचा इत्यादि लगाने के लिए, इरेक्शन ऑफ ब्रिजेज बांध बनवाने के लिए, एंड ऑफ हाउसेज फॉर sacrifice and ceremonies or the institution of permanent arrangements for the worship of gods. साथ ही साथ अन्य प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बिल्डिंग इत्यादि बनवाने के रूप में एक गणिका को अपने अपार धन का उपयोग करना चाहिए, ऐसा वात्स्यायन का ख्याल है। एक गणिका को चूंकि काफी तादाद में गिफ्ट वगैरह मिलता था और इस गिफ्ट का अपार धन दौलत जो उसके ऊपर लोग लुटाते थे, राजा महाराजा राजकुमार इत्यादि जो अपार दौलत लुटाते थे, उस दौलत का वो उपयोग कर सकती थी इन जन कल्याण के यानी पीपल वेलफेयर वर्क्स में। तवायफ या नर्तकी या वेश्या was a word in Persian synonymous with गणिका in संस्कृत। तो संस्कृत में जिसको गणिका कहा जाता है, पर्शियन में उसको तवायफ कहा जाता है। The Oriental system was one of the codification and the world's oldest profession was no exception even here. There was an order of merit and excellence. A Ganika was a woman who had achieved excellence in arts, intellect and etiquette. So, the fames of Amrapali, the Nagar Badhu of Vaisali, was a Ganika at her best. The Vaisya is often confused with Ganika. While Ganika resembled the leveled class like Miss India, Miss World, Miss Universe, accessible only to the top echelon of the society where wealth was immense. आमतौर पर लोग गणिका और वेश्या या नर्तकी या रंडी इत्यादि सबों को समानार्थक सब समझते हैं, किंतु यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि गणिका जो होती थी वो सर्वगुण संपन्न होती थी, वो हाईली एजुकेटेड होती थी, 64 प्रकार की कलाओं से युक्त होती थी। और इस प्रकार से एक गणिका को एक सामान्य वेश्या, एक सामान्य नर्तकी या रंडी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। गणिका जो थी वो आज के मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स इस प्रकार का खिताब जीतने वाली लड़कियों से गणिका की कुछ हद तक तुलना की जा सकती है, क्योंकि जहां गणिका होने के लिए 64 प्रकार की कलाओं से संपन्न होने की आवश्यकता थी, सर्वगुण संपन्न होने की आवश्यकता थी,
हाईली एजुकेटेड होने की आवश्यकता थी, वहीं एक वेश्या के लिए इस प्रकार के क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है. Vessels were the untitled red light pimps catering to the commoners and were certainly looked down in the society as it is today. तो एक वेश्या जो है उसके लिए इस प्रकार का हाईली एजुकेटेड होना, वेल कल्चर्ड होना, अट्रैक्टिव होने की कोई आवश्यकता नहीं है. एक वेश्या जो है पैसे के ऊपर जो है कार्य करती है. गणिका के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी. Vasa tells us that the rich fragrance of Charudatta's wearing appeared assured Vasant Sena that though impoverished, he was not quite unmindful of the amenities of youthful society. At Nanda's house at Kapil Vastu, when Buddha entered it, some of the maids were preparing the perfumed paste while others were perfuming the clothes. In the Lalita Vistara, we read that King Suddhodhan ordered that all those who would attend on the Maya Devi on her journey to the garden of Lumbini should wear clothes soft and fine, colored with pleasant dyes and smelling sweet with the best of the scents. Similarly, in another place in the same book, we read of a perfumed garment of the exquisite color of the Nagar Kesara. What science says that the Goshti or social gathering where the Nagar Nagarka diverts himself in pleasant talk with persons of the same status and position as himself by their education, intelligence, character, wealth, and age, used to take place in which Ganikas were invited, who by their education and knowledge of the arts could please the Nagarka by meeting him on his own ground, which in mental, aesthetic culture, and who were therefore loved and honored by the people. Sometimes the parties were held at the house of one of the Ganikas or the Nagarkas met at each other's house. At the Goshtis were also discussed the 64 Pankala or Kamkalas, and Vatsayan declares that a person possessing a knowledge of 64, even though devoid of all the other sins, leads the talk at the Goshtis of men and women. And on the other hand, a person who speaks cleverly on other subjects but knows not 64 is not much respected in the discussions in the assembly of the learned. तो इस प्रकार से विद्वानों की सभा में 64 आर्ट्स 64 टाइप के कला से जो संपन्न नहीं थे उनकी उतनी ख्याति उतनी प्रतिष्ठा नहीं होती थी. In the Kam Sutra also we find that garden parties were organized. These gardens were outside the town and a whole day was spent in the picnic there. Early in the morning, a party of well-dressed Nagarkas would go out of the town, mounted on horses, accompanied by Ganikas and followed by servants.
There they would arrange for their daily meal and pass the time in pleasant games of chance or in diverting themselves with the fights of cocks, quails, or rams, or in any other way that they pleased. Ganikas were placed in the king's harem as well, where there were separate quarters and suites of chambers for the various types of women. The Panarhus occupied a position midway between the Devis or queens who were quartered in the innermost apartments and the Ganikas and actresses in the outermost. And this exactly indicates also the position occupied by Ganikas in society. Vatsyayan indicates this in another place where he places the Punarbu between virgin and the courtesan and says the establishment of sexual relations with either the courtesan or the Punarbus was not considered as right, neither was it absolutely condemned because pleasure was the guiding motive in all such connections. In addition to it, Vatsayan is of the opinion that courtesans were allowed to live with the man of her choice as his mistress. But public opinion was not particularly nice. In this case, Ganikas could never receive the same regard or acquire the same position as the married wife. सो मैरिड वाइफ के समान गणिकाओं को पवित्र भी नहीं समझा जाता था, इतना भी निश्चित था। लेकिन गणिकाओं के साथ सहवास करने का अधिकार सभी पुरुषों को नहीं था। जिसको वो चाहती थी सिर्फ उसी के साथ वो शारीरिक संपर्क रख सकती थी। द गणिका लिटरली appears to mean a woman who is the member of a gana or corporation, whose charms are the common poetry of the whole body of men associated together by a common bond, economic or political. Manu associates the Gana and Ganika in one verse saying that the food offered by both were equally to be refused by a Brahmin. So the Gana might be a corporation of citizens. The Nagar ka Jan Samavya or Vatsyayan, like the one to which our Nagarka belonged, or it might be a political body like that of Lichvis of Vaisali, whose Ganika Amrapali was the glory of their capital and was credited with all the virtues and qualities. Contemplated by Vatsyayan and Bharata, thus testifying that their definitions were not fanciful and imaginary. It has been mentioned in the Mahavagya that she was charming, attractive, graceful, possessed of a fine and tender complexion, generous and proficient in dancing, song, and music. The wealth and power that the Ganika of Vaisali possessed and the position that she occupied were in no way inferior to those of the best of the proud Lichvis. Her train was numerous and as sumptuously decorated. Her carriages
were as magnificent as those of the Lichvis, against whom she drove up axle to axle, wheel to wheel, and yoke to yoke. Her presence made the city of Vaisali shine forth in great splendor and glory. She constituted, as it were, a valued institution of the city. The high model of beauty and art thus set up by the Ganika of Vaisali roused a merchant of the rival city of Rajgriha to introduce King Bimbisara to have this institution of Ganika in his own capital, which suffered in this respect in comparison with the chief city of the Ganrajya or Republic of the Lichvis. It shows that in those early times, Ganikas were not so numerous as they became in Vatsyayan's days. But in the days of Katyayan, the author of the Vartika Sutras of the grammatical school of Panini, there were already guilds of Ganikas as explained in the Mahabhasya. Just as we read of the Ganika Sangha in Vatsyayan, it is also important that Buddha excludes from his fold the Aunch and hermaphrodite, but not the Ganika, who does not appear to have been looked upon as a moral outcast past redemption. The Buddhist religious books have hardly anything to say against Amrapalika. The courtesan of Vaisali, nor do they suggest that there was anything peculiar or out of the way in the favor that Buddha showed towards her. In the end, we can say that, therefore, we see that Ganikas were generally more educated and better skilled in the arts than the married women. And the Nagarkas, though they had devoted wives at home, as the ideal of a wife drawn by Vatsayan shows, were attracted by the intellectual and artistic qualities of the educated Ganika. Such a noble soul as Bhasyaj, Charudatta, though he had a devoted wife at home who was ready to sacrifice the last bit of her personal prosperity for his sake and for whom he himself had a great regard, had no scruple in falling in love with the actress Basant Sena and the uh, Marketika makes him even marry her. In this research paper, I have taken the support of many secondary books like Sutras written by Abid, Lalit Vistara, and Bhartya Natya Shastra, and then Vasya Charudatta, Kam Sutra, and written by Manu, Mahabhag, Ashtadhyayi by Panini, Mahabhasya, Kam Sutra, etc. And this is the end of this research article, whose title is The Position of Ganikas in Ancient Indian Society. Please like and share this video if
you like the analysis of this video and subscribe the channel. Thank you.